हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी एंड द डेविल का नेक्स्ट एपिसोड। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अधर थोड़ा शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, ओके जान, गुस्सा क्यों करती हो? जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। ये सुनकर महक हल्की सी कंफ्यूज हो जाती है। कैसी शर्त? अधर उसके थोड़ा पास आते हुए बोला, आई वॉन्ट यू टू किस मी राइट नाउ। ये सुनकर महक एकदम से चौंक जाती है। क्या? अधर तिरछी सी मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए मधोसी भरे अंदाज में बड़बड़ाया, सही सुना तुमने। तो बताओ, कर रही हो ना मुझे किस? अधर उसके चेहरे की तरफ आ रहा होता है कि तभी कुछ ऐसा होता है जो अधर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। महक अधर को जोर से खुद से दूर धक्का दे देती है, जिसकी वजह से अधर 2 कदम पीछे लड़खड़ा जाता है। ये दूसरी बार था जब महक ने उसे धक्का मारा था। अधर की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है और वो अपनी गुस्से वाली डार्क आंखों से महक की तरफ देखता है। महक जैसे ही अधर की आंखों में देखती है तो उसका गला सूख जाता है। वो घबराते हुए बेड की तरफ बढ़ जाती है। महक बेड के पास आती है और उस पर बैठ जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अधर की तरफ देख सके। तभी अधर भी बेड के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। महक हल्की सी अपनी नजरें उठाकर अधर को थोड़ा सा देखती है। तभी वो कुछ ऐसा देखती है कि अचानक से हैरान हो जाती है। वो देखती है कि अधर उसके सामने बेड के पास खड़ा उसे बड़े ही अजीब सी नजरों से देखते हुए अपनी शर्ट उतारने लगता है। वो अपनी शर्ट की सारी बटनें खोल देता है। तभी महक अचानक से बोल पड़ती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अधर महक की किसी भी बात पर गौर नहीं करता। वो अपनी शर्ट उतार कर उसे सोफे पर फेंक देता है और फिर महक की तरफ थोड़ा कड़क आंखों से देखता है। ये देखकर महक घबराने लगती है। अधर उसके सामने बिना शर्ट के खड़ा हुआ था, जिस वजह से उसकी पूरी मजबूत हॉट 6 पैक बॉडी खुली कहर ढा रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर हमेशा उसकी नसें उभरी हुई रहती थी, जो कि उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। महक जब उसे इस तरह शर्टलेस देखती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। तभी अधर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो इस वक्त बेड के एक कोने पर बैठी हुई थी। जैसे ही वो ये महसूस करती है कि अधर उसके पास आ रहा था तो वो तुरंत अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है और जोर से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उसे बहुत ही शर्म और अजीब फील हो रहा था और अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा डर भी रही थी कि अधर उसके साथ क्या करने वाला है। कहीं वो उसके साथ। ये सोचकर ही महक के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी महक को अपने कानों के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास होता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। महक धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अधर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। महक एक पल के लिए अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम सी जाती है। महक अधर की खूबसूरत सी आंखों में जब देखती है तो एक पल के लिए उनमें खो सी जाती है। वैसे मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है अधर की इन कातिलाना आंखों में, जो हर लड़की इनमें खो जाती है। और महक भी इन लड़कियों की तरह ही ना चाहते हुए भी अधर की आंखों में खो सी जाती थी। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं था कि महक अधर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन फिर भी जब भी अधर उसके करीब आता था तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है। उसकी धड़कनें एकदम से फास्ट हो जाती थी और वो उसकी आंखों में खोने लगती थी। और ऐसा ही कुछ आज फिर महक के साथ हो रहा था। अधर महक के बहुत ही ज्यादा करीब होता है और महक उसकी आंखों में डूबती ही जा रही थी। ना चाहते हुए भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अधर था ही इतना ज्यादा हैंडसम कि कोई भी लड़की आराम से उस पर फिसल जाए। कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी ना जाने कब और कैसे धीरे से महक के होठ अधर के होठों के करीब जाने लगते हैं। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों और कैसे। महक के होठ बिल्कुल अधर के होठों के करीब आ चुके थे। महक ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब अधर इस बात को महसूस करता है कि महक उसे वाकई किस करने जा रही थी तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो महक के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। दरअसल अभी उसने जो महक को खुद को किस करने के लिए कहा था वो सिर्फ एक मजाक था। वो बस सिर्फ महक को परेशान कर रहा था। वो हकीकत में महक से ऐसा कुछ नहीं चाहता था और इसकी वजह ये थी कि अधर महक को खुद उसकी नजरों में शर्मिंदा महसूस नहीं होने देना चाहता था। और वो इसलिए क्योंकि अधर बहुत ही अच्छे से जानता था कि महक उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है और इसकी वजह भी उतनी ही बड़ी थी। और अधर इस बात को एक्सेप्ट भी करता था कि महक का उससे नफरत करना जायज है और उसे इस बात का कोई गम नहीं था। अब ऐसे में अगर महक उससे प्यार करेगी, उसके साथ अटैचमेंट रखेगी तो वो खुद की ही नजरों में शर्मिंदा होगी और इस चीज से उसे सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी कि वो अपने घर वालों के कातिल के प्यार में कैसे बहक सकती है। अधर ये चाहता था कि महक उसे हमेशा नफरत करे, हमेशा उसके दिल में उसके लिए नफरत बरकरार रहे, लेकिन इन बीच उन दोनों के बीच प्यार नहीं आना चाहिए।
अधर जानता था कि वो खुद पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन महक बहुत ही ज़्यादा मासूम और साफ दिल की लड़की है और वो अपने जज्बातों पर ज़्यादा देर काबू नहीं कर पाएगी। और ये चीज़ आज वो देख भी रहा था। जिस तरह महक उसके करीब आ रही थी, अधर को महसूस हो चुका था कि वो इस वक्त पूरी दुनिया भूल चुकी है, अपने घर वालों के कत्ल का इंतकाम भी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी जैसे ही महक के होंठ अधर के होठों से छूने ही वाले होते हैं कि अधर अपना चेहरा थोड़ा सा दूर कर लेता है और महक के बगल में रखी पीलो को अपने हाथों से उठाते हुए फिर से उसके कान के करीब अपने होंठ लाते हुए तीखी सी मुस्कान के साथ बोला, ओह, मूड तो मेरा भी है स्वीटहार्ट, पर मैं खामखा तुम्हें बेवजह हर्ट नहीं करना चाहता। सो प्लीज अभी के लिए अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम मेरे प्यार में गिर जाओ। ये कहते हुए अधर मुस्कुराने लगता है। महक जैसे ही अधर की बातें सुनती है वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और उसे देखने लगती है। अधर बड़ी ही शायद भरी नजरों से उसे देखते हुए विंक करता है। इन सब से महक एकदम से ऑकवर्ड हो जाती है और तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। वो ये क्या करने जा रही थी? ओ माय गॉड, वो इस आदमी के सामने कैसे बहक सकती है, कैसे उसे किस करने वाली थी? महक को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा पछतावा और शर्म महसूस होती है। अधर महक के बगल से वो पिलो उठाकर सीधा खड़ा हो जाता है और बेड के दूसरे कोने की तरफ चला जाता है। वो इस पिलो को अपने सर के पास एडजस्ट करते हुए बेड पर सोने की तैयारी कर रहा था। अधर महक के बगल से वो पिलो उठाकर सीधा खड़ा हो जाता है और बेड के दूसरे कोने की तरफ चला जाता है। वो इस पिलो को अपने सर के पास एडजस्ट करते हुए बेड पर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी महक थोड़ा हैरानी से उसे देखते हुए बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ नहीं सो सकते हैं। जिस पर अधर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता? आई थिंक ये मेरा ही घर है और रूम भी तो मेरा ही है, तो फिर यहाँ सोने से मुझे कौन रोक सकता है? महक धीरे से बोलती है, हम जानते हैं ये घर और कमरा आपका ही है, लेकिन इस वक्त हम भी यहाँ मौजूद हैं और हम आपके साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। ये कहकर महक अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। अधर महक की ये बात सुनकर बोलता है, शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो और एक अच्छी बीवी अपने हस्बैंड के साथ हर चीज शेयर करती है, चाहे वो बेड हो या फिर कुछ और। ये कहते हुए अधर शरारत भरे लहजे से महक को देखता है और हल्की सी तिरछी सी स्माइल करता है, जिसे देखकर महक उसे घूरते हुए बोली, अपनी हद में रहिए, समझे आप? हम आपके साथ इस बिस्तर पर नहीं सोएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छे से पता है मैं आपकी बेहुदी हरकतों के बारे में। महक की बात पर अधर मुस्कुराने लगता है, फिर महक से बोलता है, अच्छा, अगर तुम्हें वाकई मेरी नीयत पर इतना भी भरोसा नहीं तो तुम सोफे पर जाकर सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर महक थोड़ा गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, हम सोफे पर सोएंगे? नहीं, अगर हम नीचे गिर गए तो? ये सुनकर अधर की फिर से हंसी छूट जाती है। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए अपने कंधे उचकाकर बोला, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें खुद ही तो मेरे साथ बेड पर सोने में प्रॉब्लम है ना, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें नहीं रोका है ना। ये सुनकर महक हिम्मत करते हुए बोली, सोफे पर तो आप भी सो सकते हैं ना। जिस पर अधर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सोचना भी मत, मैं नहीं सोने वाला सोफे वोफे पर। साला पूरी रात ठीक से नींद नहीं आती है और वैसे भी मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की। ये सुनकर महक चिढ़ते हुए बोली, और हमें कौन सा सोफे पर सोने की बड़ी आदत है? आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे इस पर सोना हमारे लिए आसान होगा और हम कोई बच्ची नहीं है जो सोफे पर सोएंगे। जिस पर अधर इरिटेट होते हुए उससे बोला, तो क्या मैं तुम्हें बच्चा नजर आ रहा हूँ जिससे तुम लोरी सुनाओगी और मैं चुपचाप सोफे पर सो जाऊंगा? देखो, मैं सोने जा रहा हूँ अपने बेड पर, तुम्हारा जहाँ दिल करे तुम वहाँ खुद को एडजस्ट कर लो, ऑलराइट? ये कहकर अधर पीठ के बल बेड पर लेट जाता है। महक गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। महक की बात पर अधर थोड़ा तेज आवाज में उसे चैलेंज देते हुए बोला, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं यही हूँ। ये कहकर अधर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह का वक्त, बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और ताजा था। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे होते हैं। बेडरूम में महक और अधर सोए हुए थे। अधर पीछे की तरफ पीठ के बिना शर्ट के बेड पर सोया हुआ था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और सोते हुए कमाल का हॉट लग रहा था। वहीं महक सामने सोफे पर सोई हुई थी। कल रात अधर के साथ हुई झिकझिक के बाद फाइनली वो हार मानकर सोफे पर सो जाती है, क्योंकि उसे अधर के साथ एक ही बेड पर सोना किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। इस वक्त महक भी सोते हुए बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। तभी अचानक से महक की आंखें खुलती हैं। वो नींद में ही हल्की सी जम्हाई लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलती है।
तो हल्की सी रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। वो 2-3 बार अपनी पलकें झपकाती है, फिर कुछ देर बाद वो उठकर बैठ जाती है। महक जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती है, फिर अपने खुले हुए बालों को हल्का ढीला सा बन बना लेती है। वो सोफे से उठकर खड़ी होती, तभी उसकी नजर बेड पर सो रहे अधर के ऊपर पड़ती है। अधर गहरी नींद में था। महक कुछ देर उसे देखती है, फिर वो बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद महक बाथरूम से बाहर आती है। उसने एक बहुत ही खूबसूरत डार्क मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जच रही थी। उसके बाल भीगे थे, जो उसने एक सफेद कलर के टॉवल में लपेट रखे थे। वो चलकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और हल्के हाथों से अपने बालों को पोंछने लगती है। कुछ देर बाद वो एकदम रेडी हो जाती है। उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस आंखों में पतला सा काजल और होठों पर लाइट पिंक कलर का एक लिप ग्लॉस लगाया हुआ था। हाथों में कुछ चूड़ियां और मांग में सिंदूर। वो ये सिंदूर हमेशा इसलिए लगा कर रखती थी ताकि उसे हमेशा इस बात का एहसास रहे कि वो अब अधर की पत्नी है और कभी उसे अपनी पिछली जिंदगी गलती से भी याद ना आए, क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। महक एक बार फिर अधर की तरफ देखती है। महक जब भी उसे देखती थी तो उसे नफरत के साथ अफसोस भी होता था। आखिर ये आदमी इतना बुरा क्यों है? कभी कभी इसे देखकर ये लगता ही नहीं कि ये एक कातिल और खूनी है। इतने मासूम से चेहरे के पीछे इतना खतरनाक किरदार। महक कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ एक प्यारे से बंगले के ऊपर वाले फ्लोर के एक रूम में अंदर एक लड़की मौजूद थी। ये कोई और नहीं, अनाया अग्रवाल थी। वो अपने रूम में बेड के ऊपर अपना सूटकेस रखे उसमें अपना कुछ सामान पैक कर रही थी। वो अपनी सारी जरूरत का सामान उस सूटकेस में रख लेती है। उसके बाद वो चलकर अपनी अलमारी के पास जाती है और उसे खोलकर उसमें से एक तस्वीर बाहर निकालती है। ये तस्वीर रुद्र की थी। वो इस तस्वीर को गौर से देखते हुए उस पर अपनी उंगलियां फेरती है। तभी अचानक पता नहीं कैसे उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर उस तस्वीर पर जाकर गिर जाती है। अनाया एक गहरी सांस लेती है, फिर अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए वो उस तस्वीर को लेकर बेड के पास जाती है और उस सूटकेस में रुद्र की वो तस्वीर को रखकर सूटकेस को बंद कर देती है। अनाया कल जब से रुद्र से मिलकर आई थी उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसने उसे कहा था कि वो कल इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, लेकिन फिर भी रुद्र ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। क्या वाकई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके होने या ना होने से? क्या वो उसके लिए इतनी आम है? अनाया मन ही मन सोच रही थी। अनाया रुद्र से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रुद्र को तो पता नहीं क्यों लड़कियों से इतनी नफरत थी कि वो अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे किसी लड़की का प्यार भी नहीं दिख रहा था। कल उसे इस देश और रुद्र को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना है, ये सोच ही उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। जैसे तैसे करके वो एकदम सुबह ही उठ जाती है और तब से वो अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी, जबकि उसकी फ्लाइट शाम की थी। वो बस किसी भी तरह से खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ से अमेरिका जा रही थी। उसका वहाँ पर एक बहुत बड़ा एड शूट भी था, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने अनाया को 1 महीने पहले ही ऑफर किया था, लेकिन तब रुद्र ने भी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। रुद्र के ऑफर के लिए अनाया ने बिना सोचे ही उन लोगों को साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब रुद्र का ऐसा बिहेवियर देखकर अनाया समझ चुकी थी कि रुद्र कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा, इसलिए उसने वापस अमेरिका जाने का फैसला ले लिया। उसे हैरानी और बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी हुई थी कि रुद्र ने इतनी बड़ी बात पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने एक बार भी उसे नहीं रोका। वो समझ चुकी थी कि रुद्र के लिए वो कुछ नहीं है। शायद अब तक रुद्र अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ चुका होगा। अनाया मन ही मन ये सोच रही थी। अनाया हल्का नम आंखों के साथ बेड पर बैठ जाती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो फोन की स्क्रीन पर देखती है, फिर थोड़ा हैरानी से बोली, डैडी। वो कॉल रिसीव करते हुए कान में लगाती है। हाय डैड। उधर से अनाया के डैड की आवाज आती है। बेटा तुम अमेरिका आ रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये सुनकर अनाया बोलती है, क्या फर्क पड़ता है डैड, अब आपको पता चल गया इतना काफी है। अनाया के डैड ये महसूस करते हैं कि अनाया की आवाज थोड़ी उदास है, तो ये देख वो बोलते हैं, तो फिर तुमने यहाँ अमेरिका में सेटल होने का फैसला कर ही लिया फाइनली। मैं तो कब से तुम्हें ये बात कह रहा था। वैसे तुम वहाँ रुद्र कपूर के लिए रुकी थी ना, फिर क्या हुआ? ये सुनकर अनाया कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी खामोशी को समझते हुए अनाया के डैड उससे बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था अनाया कि वो रुद्र कपूर इतना नर्म दिल का लड़का नहीं है। उसे नफरत है लड़कियों से, फिर भी पता नहीं उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे भाग रही हो। ये सुनकर अनाया की आंखें हल्की सी सख्त हो जाती है और वो एकदम स्ट्रेट आवाज में बोलती है, पीछे भाग रही थी डैड, पर अब नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए अमेरिका आपके और मोम के पास आ जाऊंगी। और वैसे भी मेरा सूट यहाँ से कई गुना बेहतर वहाँ पर हो सकता है और आप दोनों भी मेरे पास होंगे, तो फिर मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ये कहते हुए अनाया की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो कॉल कट कर देती है।
ये सब उसके लिए आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कितना मुश्किल होता है उस इंसान को हमेशा के लिए अलविदा कहना जिस शख्स में आपकी जान बसती हो। वहीं दूसरी तरफ महक किचन के अंदर आती है जहाँ सारे नौकर इधर उधर काम कर रहे थे। अब वो नाश्ता बनाने के लिए जा रहे थे। इस घर में हमेशा अधर के उठने से पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी रहता था। वो इसलिए क्योंकि अधर को किसी भी चीज को लेकर जरा सा इंतजार करना पसंद नहीं था। उसे हर चीज उसके टाइम पर चाहिए होती थी। महक किचन के अंदर जैसे ही एंट्री करती है, उनमें से एक नौकरानी महक के पास आते हुए बोली, जी मैम, आपको कुछ चाहिए? ये सुनकर महक ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हमें बस आपसे कुछ कहना था। ये सुनकर तुरंत वो नौकरानी अपना सिर झुकाते हुए बोली, जी मैम, बिल्कुल, कहिए। महक पूरे किचन को ठीक से देखते हुए बोली, वो हम चाहते हैं आज का नाश्ता हम बनाएं। नहीं मैम, ये आप क्या कह रही हैं? अगर सर ने आपको काम करते हुए देख लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर महक कहती है, देखिए आप प्लीज परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उन्हें समझा देंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए। आपको पता है हमें खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। महक मुस्कुराते हुए आगे बोलती है, जब भी घर में मम्मी खाना बनाती थी तो मैं भी उनके साथ सबके लिए खाना बनाने में उनकी मदद करती थी। पापा, भाई सब लोग होते थे। ये कहते हुए एकदम अचानक से महक के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। उसकी आंखों के सामने तुरंत वो सारा मंजर घूम जाता है जब अधर ने सबको मार दिया था, उसकी सारी दुनिया को खत्म कर दिया था। महक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो नौकरानी महक को थोड़ा अजीब हमदर्दी वाली नजरों से देख रही थी। तभी महक अपने आंसू साफ करते हुए उस नौकरानी से बोली, आप जाइए, आज हम नाश्ता बनाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा आप लोगों को, और कुछ कहा भी तो हम संभाल लेंगे। महक की बात सुनकर वहाँ के सारे नौकर हल्का सा अपना सर झुका लेते हैं और महक की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। महक अब नाश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ती है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा माइक खराब हो गया है इसलिए इस तरह की वॉइस आ रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड से आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी।